मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। क्लास 8 में हिंदी लैंग्वेज विराम चिन्ह आज हम आपको समझाएंगे कि विराम चिन्ह क्या होता है, उसका प्रयोग हिंदी में किस तरह से किया जाता है। तो विराम का जो शाब्दिक अर्थ है वह रुकना या ठहरना। कहने का आशय यह है कि जब कोई भी वाक्य लिखा जाता है तो यह आवश्यकता महसूस की जाती है कि कहाँ मुझे रुकना चाहिए। ऐसा इसलिए बनाया गया है कि यदि आप वाक्य में कहीं रुकेंगे नहीं तो उन शब्दों का जो अर्थ है वह आप कहना कुछ चाहते हैं और उसका अर्थ प्रकट कुछ हो रहा है, सुनने वाला उसका अर्थ कुछ और समझ रहा है। इसलिए व्याकरण में विराम चिन्हों का विशेष महत्व है। देखिए सर्वप्रथम इसकी परिभाषा से भी आप समझ सकते हैं। देखिए लिखा है, भाषा के लिखित रूप में विशेष स्थानों पर रुकने का संकेत करने वाले चिन्ह विराम चिन्ह कहते हैं। मतलब जो रुकने वाले जो संकेत हैं, कहाँ आपको रुकना है, उन चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। आपके सामने देखिए एक उदाहरण यहाँ दिया हुआ है। लिखा है, डरो मत चलो। दूसरा लिखा हुआ है, डरो मत चलो। पहले में डरो के बाद विराम चिन्ह का प्रयोग लिखा है, फिर आगे लिखा है मत चलो। दूसरे वाक्य में डरो मत के बाद विराम चिन्ह का प्रयोग है और फिर लिखा है चलो। दोनों के अर्थ में बहुत अंतर है। पहले वाक्य में से जो अर्थ निकल रहा है उससे यह अर्थ निकल रहा है कि डरो मत चलो, मतलब किसी चीज से डरने की बात की जा रही है। डरो मत चलो, क्योंकि डरो के बाद विराम चिन्ह लगा है, वहां आपको रुकना है। और दूसरे वाक्य में डरो मत चलो, मतलब डरना नहीं है आपको, चलिए। तो इस प्रकार से शब्द वही हैं, केवल विराम चिन्ह लगाने से उसके अर्थ में परिवर्तन हो रहा है। विराम चिन्ह यह बताता है कि आपको कहाँ रुकना है। हिंदी में लगभग कुल 13 विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें आप देखिए पूर्ण विराम चिन्ह का लिखा हुआ है, दूसरा है अल्प विराम, तीसरा है अर्ध विराम, फिर है प्रश्न सूचक जिसको प्रश्नवाचक कहते हैं, प्रश्न सूचक, फिर है विस्मयादिबोधक चिन्ह, यहाँ आप देख रहे हैं उप विराम, निर्देशक, और फिर विवरण चिन्ह है, फिर लाघव चिन्ह है, फिर उद्धरण चिन्ह है जिसमें एकारा और दोहरा 2 उद्धरण चिन्ह होते हैं, कोष्ठक, फिर है योजक चिन्ह जिसे विभाजक चिन्ह भी कहते हैं, और हंस पद या त्रुटि पूरक चिन्ह। किसी वाक्य में अगर आप कुछ भूल जाते हैं तो वहां इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कुल यह 13 चिन्ह आपके हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। तो आइए हम एक एक चिन्हों को आराम से उसको समझने का प्रयास करें कि उन चिन्हों का प्रयोग हिंदी में किस तरह से किया जाता है। पहला जो विराम चिन्ह है वह है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम चिन्ह का आप देख सकते हैं क्या इसका चिन्ह लगता है। पूर्ण विराम चिन्ह कहाँ प्रयोग किया जाता है हिंदी में? प्रश्नवाचक या विस्मयादिवाचक वाक्यों को छोड़कर, आज ये जो दिया हुआ है प्रश्नवाचक या विस्मयादिवाचक जो वाक्य हैं उनको छोड़कर शेष सभी तरह के वाक्यों में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण है, आजकल सब काम मशीन से होता है। देखिए यहाँ पूर्ण विराम का
चिन्ह लगाया गया है। इसमें एक विशेष लिखा हुआ है, दोहा, चौपाई, श्लोक आदि की पहली पंक्ति में एक विराम चिन्ह, एक पूर्ण पाई तथा दूसरी पंक्ति के अंत में 2 विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो दोहा लिखा होता है, चौपाई या श्लोक लिखे होते हैं, उसके पहले पंक्ति में एक विराम चिन्ह और दूसरी पंक्ति में 2 पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे लिखा हुआ है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाई। यहाँ पहली पंक्ति में एक पूर्ण विराम, दूसरी पंक्ति में 2 पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार पूर्ण विराम के बहुत ही संक्षिप्त नियम है। दूसरा है अल्प विराम। आइए समझते हैं। देखिए, दूसरा जो है अल्प विराम, इसमें लगभग कुल 9 नियम हैं और उन नियमों को जानना आवश्यक है। जिसमें पहला नियम लिखा है, एक ही प्रकार के शब्दों को अलग करने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एक ही प्रकार के शब्दों को, जैसे यहां लिखा है, राम, श्याम, मोहन, सुरेश और दिनेश आ रहे हैं। तो यहाँ राम के बाद अल्प विराम का प्रयोग किया गया है, श्याम के बाद, मोहन के बाद और सुरेश और दिनेश आ रहे हैं। तो ये समान एक ही प्रकार के शब्दों को। और फिर दूसरा नियम है, समान महत्व वाले वाक्यों को अलग करने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। समान महत्व वाले, उदाहरण से आप समझिए, लिखा, हिमालय हमें अनेक नदियों के रूप में जल प्रदान करता है, वर्षा में सहायक होता है तथा देश की सीमाओं की चौकसी करता है। यह हिमालय की विशेषता इस वाक्य में बताया गया है। जो समान महत्व वाले सभी सब वाक्य लिखे हैं कि हिमालय हमें अनेक नदियों के रूप में जल प्रदान करता है। देखिए, यहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। फिर वर्षा में सहायक होता है तथा देश की सीमाओं की चौकसी करता है। यहाँ लास्ट में पूर्ण विराम है। तो इस प्रकार से अल्प विराम के 2 नियम हुए। अगला नियम देखिए, इसका तीसरा नियम अल्प विराम का, कि संयुक्त और मिश्रित जो वाक्य होते हैं, उन वाक्यों के उपवाक्यों को अलग करने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, जहां जहां से सूख गुजरा, देखिए यहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया। भेड़े शिकारी कुत्तों की तरह हमला करती गई। जो चौथा नियम है, इसमें हुआ है तब तो आदि के स्थान पर भी अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण आप देखिए, बेटा तुमने जो चित्र खरीदा था कहाँ है। यहाँ जो विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है, वह के स्थान पर विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ नियम में लिखा है, वह, तब, तो आदि के स्थान पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो कुल 4 नियम हुए। अगला नियम देखिए, जो इसका 5वां नियम है, जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो किसी वाक्य में, जैसे दौड़ो दौड़ो आग लग गई, वहां अल्प विराम का प्रयोग होता है। पुनरावृत्ति होने वाले शब्दों में उद्धरण चिन्ह से पूर्व, जहां भी उद्धरण चिन्ह लगता है उससे पूर्व भी अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यह इसका 6ठा नियम है। 7वां नियम है, उपाधियों को अलग करने के लिए, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है MA, BA, PhD, तो यहाँ सबको अलग करने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। और 8वां नियम है, हाँ या नहीं के पश्चात भी अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हाँ मैं भी चलूंगा, यहाँ हाँ के बाद देखिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। दूसरे वाक्य में नहीं, मैं भी चलूंगा, नहीं के बाद भी अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार 8 नियम अल्प विराम के हुए। और अंतिम 9वां नियम,
देखिए जो 9वां नियम है अल्पविराम का, जब किसी वाक्य में कर्ता अपनी क्रिया से दूर हो तो कर्ता के बाद अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मतलब कोई ऐसा वाक्य हो जो कर्ता और क्रिया के बीच दूरी हो तो वहां अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाक्य आप देखिए, उदाहरण, वह आदमी जिसने कल चोरी की थी आज पकड़ा गया। मतलब कल चोरी की थी आज पकड़ा गया, तो यहाँ वह आदमी के बाद यह कर्ता और पकड़ा गया क्रिया, तो दोनों में दूरी है। तो ऐसे कर्ता अपनी क्रिया से जब दूर होता है तो वहां भी अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और अगला 2 नियम आप समझे, पूर्ण विराम और अल्पविराम। तीसरा है अर्धविराम, इसको आप समझिए आगे। देखिए तीसरा जो विराम चिन्ह है वह अर्धविराम है। अर्धविराम चिन्ह के विषय में जानते हैं, जहां अल्पविराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकना हो, अल्पविराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकना हो, वहां अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसमें कुछ बहुत कम नियम है। इसमें यह जानना है कि जहां विभिन्न उपवाक्यों पर अधिक जोर देने के लिए एक इस तरह से शब्द हो वाक्य, जैसे खूब मन लगाकर पढ़ो, परीक्षा निकट आ गई है। यहाँ लिखा है विभिन्न उपवाक्यों पर अधिक जोर देने के लिए। देखिए विभिन्न उपवाक्य, खूब मन लगाकर पढ़ो, परीक्षा निकट आई है, तो यहाँ अर्धविराम का प्रयोग किया गया है। जहां 2 उपवाक्यों में आपस में अधिक संबंध हो, जो 2 वाक्य हो उसमें क्या हो, आपस में अधिक संबंध हो। जैसे जो आज हमारा मित्र है कल वही शत्रु भी हो सकता है। इन दोनों वाक्यों में आपस में क्या है, संबंध है। तो जहां इस तरह से संबंध हो वहां अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले 2 उपवाक्यों के बीच। जैसे हम पेड़ पर पत्थर मारते हैं, यहां देखिए वह हमें फल देता है। 2 उपवाक्य हैं और दोनों क्या हैं, विपरीत अर्थ। एक को हम पेड़ क्या मारते हैं, हम पेड़ पर पत्थर मारते हैं, और एक वह है कि वह हमें फल देता है, विपरीत अर्थ। तो वहां अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। चौथा है क्योंकि, क्यों, आदि कारणवाचक क्रिया विशेषणों से पहले भी जो है क्रिया विशेषण पहले में क्या होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे राम नहीं आया क्योंकि वह बीमार है। राम नहीं आया, यहां देखिए अर्धविराम का चिन्ह लगा, क्योंकि वह बीमार है। तो यहां क्यों और क्योंकि आदि कारणवाचक क्रिया विशेषण जैसे शब्द अगर होते हैं तो वहां भी अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार आगे आइए समझते हैं प्रश्न सूचक और विस्मयादिबोधक। देखिए आपके सामने प्रश्न सूचक चिन्ह होता है, जिसे आप जानते ही हैं। ये सिंबल उसका चिन्ह है। यह चिन्ह प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में आता है। जैसे उदाहरण देखिए, क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं, जहां क्या लग गया, क्यों लग गया, कैसे लग गया, वह सभी प्रश्न सूचक वाक्य कहलाते हैं। और उसके अंत में कौन सा चिन्ह लगता है, प्रश्न सूचक चिन्ह। यहाँ देखिए लगा हुआ है। विस्मयादिबोधक, जहां हर्ष, शोक, घृणा आदि विस्मय के शब्द वाक्य में दिखाई पड़ते हैं, वहां जो है विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाते हैं। जैसे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, तो यहाँ वाह शब्द देखिए, ये विस्मयादि जो सूचक शब्द हैं पहले लगे हैं, प्रायः पहले लगे होते हैं, और वहां यह विस्मयादि जो है बोधक चिन्ह लगा हुआ है उस शब्द में। कौन शब्द में, जो घृणा, विस्मय, आश्चर्य आदि भावों को प्रकट करते हैं। और फिर उपविराम, छठा है उपविराम। उपविराम देखिए, उपविराम का चिन्ह यहाँ
आप देखिए दो बिंदु है जहां किसी बात को अलग करके दिखाना हो, किसी बात को एक दूसरे से अलग, जैसे सांप्रदायिक का एक कोड। तो यहाँ जो यही चिन्ह है यह क्या है, उपविराम होता है, दो चीजों को जहां अलग किया गया। और निर्देशक चिन्ह होता है सातवां, देखिए निर्देशक चिन्ह, जैसे संवाद की स्थिति में अध्यापक ने कहा, वहां निर्देशक चिन्ह आ जाएगा कहा के बाद। और कोई कथन को उद्धृत करने में, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, तो सुभाष चंद्र बोस के बाद क्या लगेगा, निर्देशक चिन्ह। और संवाद की स्थिति में विवरण चिन्ह है आठवां, विवरण चिन्ह आप देख रहे हैं। विवरण चिन्ह में जहां किसी बात का उत्तर या उदाहरण अगली पंक्ति में देना हो। विवरण चिन्ह में क्या होता है, जहां किसी बात का उत्तर अगली पंक्ति में देना हो, वहां इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे विवरण चिन्ह में विवरण चिन्ह में मैंने बताया ऐसे इस तरह होता है, संज्ञा के भेद, विवरण चिन्ह का उदाहरण। अब यहां आप व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, इस प्रकार से जातिवाचक भाववाचक जो संज्ञा के भेद हैं, तो यह चिन्ह कहां लगता है, यह चिन्ह विवरण चिन्ह कहलाता है। इसका प्रयोग व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, आदि। तो विवरण चिन्ह के बाद अगला है लाघव चिन्ह। देखिए जो नौवां दिया हुआ है यह है लाघव, लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का यहाँ प्रतीक आपके सामने है। शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब किसी भी शब्द को संक्षिप्त रूप में, छोटे रूप में लिखा जाता है, जैसे आप देख रहे हैं डॉक्टर को अगर इस रूप में लिखा जाता है तो यहाँ लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यहाँ देख रहे हैं पंडित को, इसी तरह से आप देखते होंगे BA, तो B के बाद इस तरह से शून्य बनाया जाता है, यह लाघव चिन्ह होता है। और फिर आगे आप देखेंगे उद्धरण चिन्ह। तो एक इकहरा उद्धरण एक और दोहरा दो, हिंदी में दो प्रयोग किए जाते हैं, दो चिन्ह जो उद्धरण के होते हैं, इकहरा और दोहरा, जिसको आप इंग्लिश में सिंगल इन्वर्टेड कामा और डबल इन्वर्टेड कामा कहते हैं। तो यहाँ देखिए जो पुस्तकों के नाम या कहावत या किसी भी व्यक्ति का नाम जब लिखना होता है तो वहां इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और जब कोई कथन मूल रूप में किसी के द्वारा जो कहे गए कथन हैं, जब हम उसको लिखते हैं तब उसको दोहरा उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत लिखते हैं कथन को। लेकिन जब पुस्तक, कहावत या कोई नाम, किसी देश का नाम आदि जब लिखते हैं तो इकहरा। फिर कोष्ठक के विषय में देखिए, कोष्ठक जो एक विराम चिन्ह है इसका भी प्रयोग किया जाता है। जैसे क्रम सूचक अंकों या अक्षरों के साथ क्रम सूचक अंक अगर लिखा जाता है, कोई अंक 1 2 3 4 5 क्रम से, तो उसको कोष्ठक में रखा जाता है। या तो अक्षरों के क्रम पहला दूसरा तीसरा,
इस तरह से अगर कोई क्रम दिया जा रहा है तो वहां कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। या समानार्थी शब्दों के साथ समानार्थी शब्द भी होते हैं, जैसे वह दूर की सोचने वाला, इसके बाद दूरदर्शी कोष्ठक में हो गया है। तो इस समान अर्थ जहां प्रकट किया जाता है। फिर है नाटक का संवाद में भाव की सूचना। नाटक या संवादों में भाव की सूचना देने के अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है कोष्ठक का। जैसे राजा क्रोधित होकर, तो राजा के बाद क्रोधित होकर कोष्ठक में हो गया तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। तो क्रोध की सूचना एक भाव की सूचना है, तो वहां इसका प्रयोग किया जाता है। फिर अगला है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह जिसको विभाजक चिन्ह भी कहते हैं, यह युग्मक शब्द, युग्म जोड़े वाले शब्द जैसे काला काला या दिन रात, दाल भात, ये युग्मक शब्दों के बीच में लगते हैं। और तुलनावाचक शब्द सा से सी से पहले योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हनुमान सा राम भक्त मिलना कठिन है, तो हनुमान सा, तो वहां हनुमान और सा के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिसको विभाजक चिन्ह भी कहा जाता है। तो इस तरह से बीच के अर्थ में भी होता है। राम रावण युद्ध चला, राम रावण युद्ध, तो राम और रावण के बीच योजक चिन्ह होता है। तो योजक चिन्ह ये तो 3 जगह प्रयोग किया जाता है। और अंत में आपका जो हंस पद लिखा हुआ है या त्रुटि पूरक चिन्ह, जिसको मैं बताया कि इसका प्रयोग जो है अगर कोई वाक्य लिखते समय यदि वह छूट गया है तो वहां हंस पद या त्रुटि पूरक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप इसको इस रूप में भी समझ सकते हैं। जैसे लिखा हुआ दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली दिल्ली राजधानी है, राजधानी है। अब यहां दिल्ली, तो यहां छूट गया, तो यहां आप भारत, भारत की, इसको की भी आप यहां जोड़ सकते हैं, भारत की। दिल्ली भारत की राजधानी है, या इनकी यहां लिख सकते हैं तो भारत। यह जो है हंस पद या त्रुटि पूरक चिन्ह इसको कहते हैं। जो चीज, जो शब्द जो है वाक्य में लिखते समय भूल जाता है उसको हम कहते हैं हंस पद या त्रुटि पूरक चिन्ह। इस प्रकार विराम चिन्हों का जो हिंदी में प्रयोग किया जाता है, लगभग 13 विराम चिन्ह हैं, उसको आपने अच्छी तरह से समझा होगा। मुझे विश्वास है कि अब आप उसका प्रयोग हिंदी लिखते समय अवश्य करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद।